नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था की विशेषताएं या ब्रिटेन में जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायिक सिस्टम है वो किस प्रकार का है। तो जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान की या वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विधि का शासन। यानी विधि की जो व्यवस्था है वहाँ पर कि विधि का जो शासन है उसका मतलब है कि विधि की समानता या विधि के कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वो सम्राट है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे आम जनता है, सभी के लिए एक जैसे कानून है और एक जैसी न्याय व्यवस्था है। तो विधि और न्याय व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी है, किसी के लिए भी अलग या विशिष्ट न्याय या विधि की व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह है विधि का शासन। तो विधि के शासन को हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता हम मान सकते हैं। तो ब्रिटेन की जो न्यायिक पद्धति है वह अपनी निष्पक्षता के लिए और समानता के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रिटेन के देखें हम कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में या ब्रिटेन की व्यवस्था में वहाँ पर विधि सर्वोच्च है और विधि सभी विधि के नियंत्रण में है, चाहे उच्च अधिकारी, चाहे वो सम्राट है, चाहे वो निम्न स्तर के व्यक्ति तक, सभी विधि के समक्ष समान है और सभी के लिए विधि का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। तो विधि के शासन में सरकार की निरंकुशता या किसी भी व्यक्ति विशेष के या वर्ग विशेष के विशेषाधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ब्रिटेन में जो विधि का शासन है वो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हम उस विधि के शासन की विशेषताएं पढ़ेंगे कि विधि का शासन जो है वह क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा, प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन को ब्रिटेन के संविधान की या वहाँ की शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता माना है। तो यहाँ पर विधि के शासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में विधि की सर्वोच्चता, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में विधि सर्वोच्च होती है, किसी भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी विधि के अधीन है, वह विधि से या कानून से ऊपर, सम्राट भी कानून से ऊपर नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि सरकारी अधिकारी या कोई भी बड़ा अधिकारी है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता या मनमानी शक्तियों का प्रयोग वह नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में विधि का शासन सभी व्यक्तियों के लिए समान है और विधि कानून जो है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून जो है वो सभी के लिए आवश्यक, कानून का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद द्वारा निर्मित जो विधियाँ होती है वह सभी के लिए एक जैसी होती है। दूसरी विशेषता है विधि के शासन की कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय। विधि के शासन में हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे उच्च अधिकारी है चाहे वो सामान्य जनता है, सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून होते हैं और एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है, यानी एक ही प्रकार के न्यायालय होते हैं। अलग अलग न्यायालय नहीं होते हैं, एक ही न्यायालय और एक ही विधि व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था का काम होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि विधि की नज़र में सभी व्यक्ति समान होते हैं और एक ही प्रकार के कानून और न्यायिक व्यवस्था की स्थापना ब्रिटेन में की गई है और प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून और साधारण न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। वहाँ किसी प्रकार की विशिष्ट कानून या विशिष्ट न्यायालय की व्यवस्था नहीं होती है। जैसा कि हम आगे फ्रांस के संविधान में पढ़ेंगे, फ्रांस की व्यवस्था हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो प्रशासकीय विधि की जो व्यवस्था है उसमें अलग एक विशिष्ट विधि और एक अलग तरह के न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसको कि प्रशासकीय न्यायालय और प्रशासकीय विधि कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता या सिपाही तक सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसे कानून है, सभी कानून के अंतर्गत आते हैं और वही कानून साधारण जनता के लिए भी समान है। तो प्रधानमंत्री से लेकर साधारण जनता तक सभी के लिए एक समान कानून और एक समान न्याय की व्यवस्था की गई है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटेन में विधि के शासन की कि विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो वहाँ पर ब्रिटेन में विधि का जो शासन का सिद्धांत है या विधि की समानता का जो सिद्धांत है वह वहाँ के नागरिकों के अधिकारों और वहाँ की स्वतंत्रताओं का रक्षक माना जाता है। व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता इसलिए सुरक्षित है कि वहाँ पर विधि का शासन है। वहाँ पर भारत अमेरिका की तरह भले ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है, भले ही वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के लोगों के लिए जो विधि का शासन है वो वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता
का एक प्रतीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में विधि का शासन स्वेच्छापूर्ण शासन का एक विरोधी है या उसके ऊपर एक प्रतिबंध के रूप में वह काम करता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में विधि के शासन को नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उसकी सुरक्षा अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अब हम देखते हैं विधि के शासन की जो है कुछ सीमाएं भी होती हैं, यानी कि विधि के शासन कुछ वहाँ पर जो विधि का शासन है वो कुछ लिमिटेशंस में काम करता है। तो इंग्लैंड में सिद्धांत अब हम देखते हैं कि विधि का शासन वहाँ पर सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर पाया जाता है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और यही बात वहाँ पर विधि के शासन पर भी लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखें कि विधि के शासन के अंतर्गत इंग्लैंड में नागरिक सभी व्यक्ति जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे सम्राट है, चाहे आम जनता है, सभी विधि की दृष्टि में समान है, बराबर है। राजा से लेकर गरीब व्यक्ति तक सभी के लिए एक प्रकार के कानून है और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में ब्रिटेन में व्यवहारिक दृष्टि से अगर इसको हम देखें तो ब्रिटेन में स्थिति बहुत अलग है। कई ऐसी बातें हैं जो ब्रिटेन में विधि के शासन के साथ मैच नहीं खाती। हम यह कह सकते हैं कि वहाँ विधि के शासन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि उसको अलग बनाती है। तो विधि का शासन सैद्धांतिक रूप से हम देखें कि विधि वहाँ पर सर्वोच्च है या कानून सर्वोच्च है, सभी व्यक्ति के लिए एक जैसे कानून है, लेकिन वास्तव में इसके कुछ अपवाद हमें देखने को मिलते हैं ब्रिटेन में, जो कि विधि के सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। वहाँ जो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को कुछ विवेकपूर्ण शक्तियाँ, व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि विधि के शासन के अंतर्गत जो कि विधि के शासन की व्यवस्था में एक अपवाद जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति हालांकि प्राप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस विवेकात्मक शक्ति के आधार पे वहाँ पर अधिकारी वर्ग जो है वह सर्वोच्च हो गया है, या उसकी जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियाँ बहुत निरंकुश और व्यापक हो गई है। और अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति का यह कहकर समर्थन किया जाता है कि उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उन सरकारी अधिकारियों को विवेकपूर्ण शक्ति देना ज़रूरी है या अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रिटेन में जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको जो विवेकात्मक शक्ति मतलब अपने स्वविवेक से काम करने की जो शक्ति प्राप्त है वह विधि के शासन की अवधारणा को सीमित कर देती है। फिर दूसरा है लोक सेवा अधिकारों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि का शासन का मतलब यही होता है कि सामान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी बराबर होते हैं, दोनों के लिए जैसे कानून और न्याय व्यवस्था होती है। लेकिन ब्रिटेन में लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक हम देखें तो उनको कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त है, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। वहाँ पर 1882 का जो लोक सेवा संरक्षण अधिनियम जो है उसके अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने की अवधि बीतने के बाद उस कर्मचारी के विरुद्ध वह अपराध अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि सरकारी कर्मचारियों को विशेष स्थिति प्राप्त होती है, और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस पर अभियोग चलाने का जो खर्च है वो उस सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है जिसने के आरोप लगाए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सीमाएं हैं जो कि विधि के शासन को सीमित कर देती है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को कुछ विशेष संरक्षण प्राप्त है जो कि आम जनता की स्थिति को विधि के शासन को जो सीमित कर देता है। तीसरा हम देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। पिछले कई वर्षों से हम देखें कि राज्य और सरकार के कार्यों में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था भी बढ़ी, यानी कि कानून निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ी। प्रदत्त व्यवस्थापन मतलब कि व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को कानून या व्यवस्थापन संबंधित शक्तियाँ सौंपना। तो उस रूप में हम देखें कि प्रदत्त व्यवस्थापन ने विधि के शासन की अवधारणा को सीमित कर दिया है, क्योंकि विधि का शासन में हम यह पढ़ते हैं कि जो कानून होते हैं वो संसद के कानूनों के द्वारा
जो साधारण कानून होते हैं वो संसद द्वारा निर्मित कानून होते हैं, लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन में जो कानून है वह कार्यपालिका द्वारा भी प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता जो हम सभी जानते हैं, और उन परिस्थितियों में प्रदत्त व्यवस्थापन जो है वह विधि के शासन की अवधारणा को सीमित कर देता है। फिर चौथी एक अपवाद हम कह सकते हैं प्रशासकीय विधि और न्याय व्यवस्था। हालांकि ब्रिटेन में सामान्य व्यक्ति और राजकीय अधिकारियों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायिक व्यवस्था होती है, लेकिन व्यवहार में हम देखें कि ब्रिटेन में भी कुछ इस प्रकार की प्रशासकीय विधि और न्यायिक व्यवस्था का विकास हो रहा है, जैसा कि फ्रांस में देखने को मिलता है। पिछली हम देखें कई दशकों से ब्रिटेन में कुछ अलग राष्ट्रीय बीमा अधिनियम है, मकान अधिनियम है, जैसे किराया, यातायात, सड़क अधिनियम है, इस प्रकार के कुछ अलग कानूनों का जो निर्माण किया गया है, उन कानूनों के कारण नागरिकों और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके संबंधों का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट विधि और न्यायालयों का विकास वहाँ पर हुआ। न्यायिक प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का वहाँ पर विकास हुआ, जो अर्ध न्यायिक टाइप की संस्थाएं होती है, जो साधारण जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच के विवादों का निपटारा करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि इस प्रकार के प्रशासकीय न्यायालय जो होते हैं वो शीघ्रतापूर्ण न्याय का कार्य करते हैं और कम खर्चीले होते हैं, तो इसलिए उनका महत्व ब्रिटेन में बढ़ता जा रहा है, जिसने कि विधि के शासन की अवधारणा को सीमित कर दिया है। फिर हम देखें कुछ और सीमाएं भी, जैसे हम देखें इंग्लैंड के सम्राट की स्थिति, उसको कई तरह की छूट कानून के द्वारा मिली हुई है, उसको कई रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, जैसे उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, उसको किसी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार सम्राट को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर विधि का शासन जो है वहाँ पर विदेशी जो भी शासक है या विदेशी जो राजदूत प्रतिनिधि होते हैं उन पर वह लागू नहीं होता है। अगर वो ब्रिटेन के कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर ब्रिटेन के न्यायालय के नियम या कानून लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका एक अपवाद हो जाता है। फिर गृह मंत्री को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो विदेशी नागरिक को ब्रिटिश नागरिक होने का प्रमाण पत्र दे सकता है या किसी प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है। तो इन सब कार्यों का करने पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी महाभियोग ब्रिटेन में नहीं चलाने की व्यवस्था है। फिर सैनिक जो सदस्य होते हैं, सैनिक जो भी गुट है दल है, उसके सदस्यों पर सैनिक विधियां लागू होती है, न कि सामान्य विधियां लागू होती है। तो ये भी ब्रिटेन में विधि के शासन का एक अपवाद है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रिटेन में विधि का शासन उस रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में वह कभी परंपरागत रूप से हुआ करता था या जिस रूप में टैसी के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। आज इंग्लैंड में उसके कई अपवाद है, कई सीमाएं हैं या कई रूपों में उसका उल्लंघन भी किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में फ्रांस की तरह प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का या विधियों का या नियमों का विकास हो रहा है, जो कि विधि के शासन की अवधारणा को सीमित करता है।